हाय एवरीबॉडी। आज की क्लास का एजेंडा है सीएमए इंटरमीडिएट का ये जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में एक एमसीक्यू टाइप का एक मॉड्यूल उन्होंने निकाला है सीएमए इंस्टीट्यूट ने। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उस पर डिस्कशन करने के लिए ये आज की क्लास में ले रहा हूं। पहली बात, क्या ये एक चैप्टर है? नो। तो सर क्या इसको एक रिवीजन की तरह ले सकते हैं? ऑब्वियसली यस। क्या ये आसान है? बहुत आसान है। क्या इस पे हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीजें जानते हैं? आंसर इज यस। और इसको कब पढ़ना चाहिए? सारा चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद। मतलब एक बार आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आप सारे सम सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप एमसीक्यू उठाओगे। ये मॉड्यूल पूरा, ये जो भी बुकलेट है, इसको आप कंप्लीट करोगे। ओके, बुकलेट आपके आईसीएमआई के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हम लोगों के स्टडी मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग आप आईसीएमआई के तुम्हारे सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और मेरे साथ इसको डिस्कशन करना स्टार्ट करो। देखिए, इस पूरे मॉड्यूल में 4 तरह के क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसमें जो पहला है वो है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स। 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। आपको उसमें से एक चुन के उसके सामने टिक लगा देना है। ये 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गया। इसमें करीब करीब आप लोगों का, करीब क्या मैं एग्जैक्टली बता दूं, इसमें आप लोगों के टोटल 136 क्वेश्चंस हैं। उसमें सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल वाइज जो है वो बनाने में थोड़ा हड़बड़ किया है, तो क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है। ये जो मॉड्यूल का पार्ट बनाया गया है ये हॉरिबल है, चीप है, बहुत घटिया टाइप का बनाया गया है, लेकिन पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है तो करवा करके मैं दूंगा। लेकिन आप खुद भी देखेंगे कि इससे बड़ा नॉनसेंस सीएमए इंटरमीडिएट लेवल के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आपको खुद लगेगा अरे यार ये क्या है, नाम का मैचिंग कराया जा रहा है। बट फिर भी पार्ट ऑफ द डिस्कशन हम रखेंगे, आप चिंता मत करो। उसके बाद तीसरा है आपका ये, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 95% ऑफ द क्वेश्चंस आर गुड, ओके काइंड। 5% क्वेश्चन थोड़े से चीप फॉर्म के हैं, बट फिर भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस अच्छे हैं आपके। और उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी मतलब ठीक है, हम लोग करेंगे सारे, बट बहुत स्टैंडर्ड नहीं। अगर कोई चीज स्टैंडर्ड है तो वो पहला वाला है एमसीक्यू में, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 चॉइसेस हैं और आपको एक लिखना है। पर क्या हम लोग सारा कवर करेंगे 100%? आंसर इज यस, हम लोग सारा कवर करेंगे। ठीक है, और रिवीजन के लिए एक बहुत ही बढ़िया जरिया बन जाएगा आपका, एक एडिशनल रिवीजन मैट हो जाएगा। जैसे हम लोग रिवीजन टॉपिक्स नहीं कराते हैं क्या, उस तरह से ये एक रिवीजन टॉपिक हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं तो ये बोलूंगा कि जब आप रिवीजन करने बैठो, सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, तो एक बार सारा एमसीक्यू कर लोगे ना जितना है, तो आपको प्रैक्टिकल रिवीजन करने में, मतलब सम्स वगैरह सॉल्व करने में भी आसानी तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इज इट गुड? यस। Is it going to help us in our passing of the exams? Yes. इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे आपके क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हुआ, जिसमें एमसीक्यू को भी ऐड किया गया है। अब आने वाले टाइम पे जब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी तब एमसीक्यू रहेगा या नहीं रहेगा, नोबडी नोस। बट जब तक ये है, जब तक इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल दिया है और तुम्हारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ नहीं बोला जाता है, तब तक हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके 4 चॉइस को जरूर पढ़ना। वैसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुमको आंसर क्लियर हो जाएगा, लेकिन तुम 4 चॉइस जरूर पढ़ना। कई बार क्या होता है कि 2 चॉइसेस में से एक बेटर चॉइस निकल जाता है। 2 मान लो बेकार चॉइस है, 2 गुड चॉइसेस हैं, उसमें से एक बेटर है, तो बेटर वाले का आंसर करना पड़ता है। तो इसलिए चॉइस नहीं पढ़े हुए फाइनल आंसर अपने मन में सेट कभी मत करना। वैसे एक बार रफ सेट तुम्हारे मन में, रफ आंसर तुम्हारे मन में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा। बट फिर भी हम यही बोलेंगे, चारों चॉइस जरूर से जरूर पढ़ने का है। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पहला डिस्कशन अपना। If an employee of a business files a legal suit on the business, it is considered in the books as legal expense, liability, contingent asset, contingent liability. Files a legal suit. सूट हमारे अगेंस्ट में अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, सूट फाइल हुआ है हमारे अगेंस्ट में, हम इसको क्या बोलेंगे? आंसर इज contingent liability. Claim against us which is not yet acknowledged as debt is a contingent liability. So contingent liability पे टिक लगा दिए। आप अपने बुकलेट में टिक लगा दीजिए, तो जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आंसर पे टिक लगाया हुआ रहेगा, तो दम 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 आपका रिवीजन हो जाएगा। At the end of the accounting year, the capital expenditures are shown as capital expenditure. Revenue expenditures goes to P&L, capital expenditures go to balance sheet. Asset side of the balance sheet, liability side of the balance sheet, debit side of the P&L, credit side of the P&L. Expenditure यानी asset, capital expenditure यानी asset. खर्चा कर रहे हो तो asset बनेगी ना, तो it goes to the asset side of the balance sheet. तो आप A में टिक लगा दो। Which of the following is not a method of charging depreciation? अब इसमें देखो, not a method of charging depreciation. Sinking fund method है, sum of year digit method है, working hour method है, asset life cycle method हमने कुछ नहीं सुना ऐसा, टिक लगा दो। If average inventory is 125,000, closing inventory is 10,000 less than the opening inventory, then the value of closing inventory will be, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। वैसे मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है, बट आप सॉल्व कर लो। मान लीजिए उन्होंने बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस, तो मान लो ओपनिंग इन्वेंट्री इज, ओपनिंग इसी को बोलते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, एवरेज निकाल रहे हैं, प्लस क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग इज ओपनिंग माइनस 10,000 लेस, तो प्लस ओपनिंग माइनस 10,000, तो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, बिकॉज क्लोजिंग इज ओपनिंग लेस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125,000। तो ये हो गया 2 ओपनिंग माइनस 10 इज इक्वल टू 250, तो ओपनिंग इज इक्वल टू 250 प्लस 10 दैट इज 260 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 130। तो ओपनिंग 130 है, तो क्लोजिंग इज 10,000 लेस, तो 10,000 लेस मींस 120, टिक लगा दो 120 पे। इसका एक दूसरा तरीका है, देखो बहुत सिंपल। अगर एवरेज दिया हो और ओपनिंग क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस 10 दिया हो, तो दोनों के बीच में 10 का गैप है, तो 1,25,000 में 5 ऐड कर दो और 5 लेस कर दो, 10,000 को आधा कर दो, 5 ऐड कर दो ऊपर में और 5 लेस कर दो नीचे में, 125 प्लस 5 130 और 125 माइनस 5 120, 5 ऊपर 5 नीचे होगा तभी तो गैप 10 का होगा ना, बिकॉज एवरेज तो 125 है। ये देखो ये रहा एवरेज, 5 ऊपर चले जाओ 5 नीचे चले जाओ, गैप हो गया ना 10 का। तो छोटा कौन है? आंसर इज क्लोजिंग, बिकॉज क्लोजिंग इज 10,000 लेस देन ओपनिंग, तो 120 इज द क्लोजिंग आंसर। डन हो गया। अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन, अकोमोडेशन बिल जो दोनों की हेल्प के लिए होता है, टू फिनांस एक्चुअल परचेज ऑफ सेल एंड गुड्स, टू फैसिलिटेट ए ट्रेड ट्रांसमिशन व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स, नन ऑफ द अबव।
सी में टिक लगा दो, when both the parties are in need of funds. 6. Balance of exchange account in creditors ledger is transferred to exchange account in debtors ledger. Okay. Exchange account in debtors, अच्छा क्या होगा? Okay. Exchange account in debtors ledger will be debited. Exchange account in creditors ledger will be debited. Suspense account will be debited. None of the above. देखो म्यूचुअल सेट ऑफ है ये. म्यूचुअल सेट ऑफ में हमेशा क्रेडिटर डेबिट होता है, डेटर क्रेडिट होता है. इट्स ऑलवेज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. ऑलवेज क्रेडिटर्स टू डेटर्स, मैंने सोचना भी नहीं है. तो आप बोलेंगे क्रेडिटर को ही डेबिट करना है, तो एक्सचेंज अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर विल बी डेबिटेड. म्यूचुअल सेट ऑफ का जर्नली क्रेडिटर टू डेटर होता है, तो क्रेडिटर अकाउंट विल बी डेबिटेड. ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट मीन्स मिनिमम रेंट, नो. मैक्सिमम रॉयल्टी पेएबल, मिनिमम रॉयल्टी पेएबल. फिक्स्ड रेंट पेएबल इन एडिशन टू मिनिमम रेंट, डी में टिक लगा दो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इसमें एक डिस्प्यूट रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो इश्यू करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करता है, उससे बेटर आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो आईसीएआई इश्यू करता है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब नोटिफाई करता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से नोटिफाई करता है कंपनियों को अप्लाई करने के लिए कि कंपनीज विल अप्लाई दैट. पर इशूइंग अथॉरिटी कौन है? तो हमेशा आंसर आईसीएआई होना चाहिए. एज ऑन 31st of March 2017 डेटर्स यस 8 लाख, एडिशनल बैड डेट 10,000, लेस किए तो 790. If the provision is made 5% on the debtors, then amount of such provision will be 5% of 7,90,000 is the answer. And it is 39,500. है ऐसा आंसर 39,500? टिक लगा दो. Our next question is इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नाम से ही क्लियर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछ रहा है. नॉमिनल, रियल, पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल. ऑब्वियसली नॉमिनल. इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे ऑल आर नॉमिनल अकाउंट्स. क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपनड इन जनरल लेजर. सोचना ही नहीं है, चाहे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट हो चाहे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो, दोनों जनरल लेजर में खुलते हैं. और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दो जगह खुलता है, डेटर्स लेजर में अलग, क्रेडिटर्स लेजर में अलग. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इज ए रियल अकाउंट, इज ए पर्सनल अकाउंट और इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट. चॉइस है बोल करके नॉमिनल हो नहीं सकता, पर्सनल हो नहीं सकता, तो रियल का ही चॉइस बनता है. लेकिन इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को रियल, पर्सनल, नॉमिनल में डिवाइड करना उचित नहीं है, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स वी रिकॉर्ड देयर. बट फिर भी अगर चॉइस करना हो तीन में एक, तो इट हैज टू बी ए रियल अकाउंट. अ रिसोर्स ओन्ड बाई बिजनेस, 13 नंबर, a resource owned by business for the purpose of using it for generating future profit is an asset. Capital asset, a liability, a surplus. Asset is the answer. Outward invoice issued as a source document. Outward invoice सेल को बोलते हैं. जब किसी को सेल करते हैं तो वो आउटवर्ड इनवॉइस होता है, माल जाता है ना बाहर, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ सेल्स बुक. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये जो बहुत बेसिक की क्लास होती है ना, एकदम बिगिनिंग वाली,
पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास जो इवन फाउंडेशन में आप पढ़ते हो ना, उसमें ये सब चीजें डिस्कस होती है। इसलिए आपके बुक में जो लिखी हुई छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं बुक में जो थ्योरी लिखा हुआ है उसको जरूर पढ़ा करो, अलॉन्ग विथ आवर क्लासेस, अलॉन्ग विथ आवर बिग बिग सम्स, स्मॉल सम्स, प्रैक्टिकल सम्स, डिस्कशन। उसके साथ अगर आप इंस्टीट्यूट की दी हुई बुक्स पढ़ोगे ना, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। श्योर शॉर्ट पास करने का अगर कोई दवाई है तो वो यही है, टीचर के सारे सम्स, टीचर का सारा स्टाइल, सब कुछ कवर करने के साथ साथ इंस्टीट्यूट की बुक का एक एक अगर हर्फ, एक एक वर्ड अगर आपका पढ़ा हुआ रहे, जल्दी पास करोगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर? रिपेयर्स, कमीशन ऑन परचेज, रेंट ऑफ फैक्ट्री, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। बैलेंस शीट में कौन जाता है? सर, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी मशीन में ऐड होता है। इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय ए कोवेंचरर, इट विल बी ट्रीटेड एज ए सेल। कोवेंचरर अगर कोई स्टॉक ले लिया तो हमने कोवेंचरर को माल बेच दिया। जॉइंट वेंचर है, सोल्ड द गुड्स टू कोवेंचरर। तो इनकम है, एक्सपेंस है, इग्नोर करना है, या कोवेंचरर की पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड होगा? वहां तो होगा ही, कोवेंचरर अपनी पर्सनल बुक्स में परचेज लिखेगा। जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है, सेल हो गया, सेल। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वुड अपीयर ऑब्वियसली इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। पढ़ते हैं, लाइबिलिटी साइड नो, असेट साइड नो, बुक्स में नहीं आएगा। हाँ, एज ए नोट टू द बैलेंस शीट, यस। अब इस दो में देखो चॉइस है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वुड अपीयर, डू नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस, इट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स, इट विल नॉट बी शोन। और इट विल कम एज ए नोट टू द बैलेंस शीट, यस, इट विल बी कमिंग एज ए नोट टू बैलेंस शीट। अब अगर दो में एक चॉइस करना हो तो दिस इज द बेटर चॉइस, एज ए नोट टू द बैलेंस शीट। इसीलिए मैं बोलता था कि सारे आंसर पढ़ो, कई बार दो आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, दो में ज्यादा करेक्ट जो आंसर होगा उसको आंसर बोलना है। तो 17 क्वेश्चंस वी डिड एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द 18th वन। ओके, थोड़े से सिली टाइप के क्वेश्चंस हैं, पर रिवीजन करने के लिए क्या बुरे हैं आप मुझे बताओ। आओ, इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, P&L बोलते हैं उसे, रिसीट पेमेंट बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बोलते हैं कि P&L बोलते हैं? आंसर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एनटीओ का समय, एनटीओ में आप लोग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एनटीओ हो गया नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज मेनली प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? रियलाइजेशन अकाउंट है कि नहीं, देख लिया करो। रिवैल्यूएशन, गुडविल रियलाइजेशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, तो इट्स रियलाइजेशन अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर अपॉर्शनड अमॉन्ग द डिपार्टमेंट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स, परचेजेस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज द आंसर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सेल्स के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। ऐसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी सेल्स की तरह का चीज है, पर नंबर ऑफ यूनिट्स की प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे मान लो कोई बहुत कम दाम का सामान हो, आटा चावल चीनी टाइप का हल्का सामान सब हो, 1 रुपया 8 आना वाला सामान हो, तो बहुत ज्यादा यूनिट सेल होता है। मान लो 1 लाख यूनिट सेल होगा तो लाख रुपए का सेल बनेगा नहीं, और बड़ा सामान हो तो छोटा 1-2 सामान बिकने से ही मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का हो जाएगा। इसीलिए यूनिट बेसिस कभी भी लॉजिकल नहीं होता। अब दोनों में देखो सेल है, यहां भी सेल है, यहां भी सेल है, पर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हमको उचित नहीं लगता, इसलिए मैंने सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट को बेस बनाया। आगे 21 इन हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस। पढ़ते हैं हायर परचेज प्राइस है कि नहीं, कैपिटल वैल्यू ऑफ द असेट, बुक वैल्यू, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज चार्जेस। तो इस हायर परचेज प्राइस, अब देखिए चॉइसेस कितने गंदे हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन बना दिया गया, नंबर ऐड करना है, हाउ टू मेक इट 136 क्वेश्चन। सी, पर यह तरीका नहीं है क्वेश्चन बनाने का। कम से कम कनेक्टेड बात सब तो बोलो। हायर परचेज चैप्टर से क्वेश्चन है तो हायर परचेज से रिलेटेड बात तो करो।
इसलिए मैं कई बार बोलता हूं एमसीक्यू बनाने के चक्कर में, ज्यादा एमसीक्यू बनाने के चक्कर में बेवकूफियां हो जाती हैं। स्टिल पढ़ते हैं अपने को क्या प्रॉब्लम है, अपने लिए बुकलेट है, अपने लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिली क्वेश्चन भी आए, अपने को मार्क्स मिले, अपने बाप का क्या जाता है, मार्क्स लाने से मतलब है। विच वन इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस? फाइनल अकाउंट मेथड है, डेटर मेथड है, स्टॉक एंड डेटर मेथड है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ये बढ़िया है, क्वेश्चन घटिया है पर ये फिर भी बढ़िया है। डैश इज सिमिलर टू पी एंड एल, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट बैलेंस शीट, नन ऑफ द अबव, इनकम एक्सपेंडिचर इज द चॉइस। कुंतल ड्रॉज अ बिल फॉर ऑन श्याम, कुंतल हो गया ड्रॉवर, सामने वाला ड्रॉई हो गया। कुंतल एंडोर्स्ड इट टू राम, अच्छा अब बिल राम के पास है, राम एंडोर्स्ड इट टू रहीम, अब बिल रहीम के पास है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, एक सेकंड रुकोगे, हाँ छोटा सा काम कर रहा हूं। कुंतल ड्रॉज ए बिल ऑन श्याम, कुंतल इंडोर्सेस इट टू राम, पैसा राम को मिलेगा। राम इंडोर्सेस इट टू रहीम, अब रहीम को मिलेगा पैसा। हु इज द पेई, पेयर नहीं, हु इज द पेई, पैसा किसको मिलेगा? तो आंसर इज रहीम को मिलेगा। और पैसा देगा कौन? आंसर इज श्याम देगा। ओरिजिनली श्याम कुंतल को देने वाला था, कुंतल ने बिल दे दिया राम को, अब राम को पैसे मिलेंगे, देने वाला श्याम ही है। राम ने फिर दे दिया रहीम को, तो अल्टीमेटली रहीम विल गेट द मनी। नेक्स्ट, बैड डेट आर अपोर्शन्ड अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स, सेल्स भी है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी है, कॉस्ट ऑफ सेल भी है, नन ऑफ द अबव, सेल्स इज द बेटर आंसर। आर्ग्यूमेंट हो सकता है सेल में और कॉस्ट ऑफ सेल में, कोई तो सेल और नंबर ऑफ यूनिट्स में भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है, बट सेल इज अ बेटर चॉइस। Which of the following is not a fundamental accounting assumption? There are three fundamental accounting assumptions: going concern, consistency and accrual. ऊपर में तीनों हैं, materiality is the answer. ये fundamental accounting assumption नहीं है। ये materiality क्या है? Factor to be considered while deciding on the accounting policies. उसमें चार बातें आती है, फेयर एंड ट्रू एंड फेयर व्यू। जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते हो तो आप ट्रू एंड फेयर व्यू देखते हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखते हो, मटीरियलिटी देखते हो। डैश इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द आंसर। ये पूरा वर्ड दे दिया AS2 से खींच के, एनआरवी का बहुत सम्स बनाया। अच्छा देखो, प्रैक्टिकल सम बनाने से, AS2 के पढ़ के AS2 का सम्स बनाने से इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है। डैश आर इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड बियॉन्ड द करेंट पीरियड एज टू सेल और डिस्पोजल। बियॉन्ड द करेंट पीरियड का मतलब ये लॉन्ग टर्म। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कौन से इन्वेस्टमेंट्स को रखते हैं उसका क्वेश्चन पूछा है। बियॉन्ड द करेंट पीरियड, एक आध साल के बाद ही बेचेंगे। नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट लायबिलिटी, कैसा गंदा चॉइस है देखो, नन ऑफ द अबव। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। एन ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट मटीरियलाइज, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मे और मे नॉट और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब लायबिलिटी, may or may not is contingent liability. Dash vouchers denotes payment of cash, cash payment voucher. घटिया क्वेश्चन, क्या घटिया क्वेश्चन। 31, which of the following is an example of capital expenditure? Raw material inventory, insurance premium,
टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, नन ऑफ द अबव. यस, नन ऑफ द अबव इज द चॉइस. सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रवि, बाकी सारे. और मैं एक बात बोलूं तो ये जो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है वो असेट है, उसको एक्सपेंडिचर टाइप से बात नहीं करना चाहिए. None of the above is the choice. Which of the following error is not disclosed by trial balance, omission, commission, compensating? All of the above. All of the above should be the choice. ऐसे ट्रायल बैलेंस से आप कोई एरर नहीं पता कर सकते कि ये एरर हो गया है. ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ 2000 रुपया से. मान लीजिए 2000 रुपया डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल इज मोर देन द क्रेडिट साइड. क्या बोल दोगे आप? कैसा एरर हुआ होगा ना? कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का एरर हो सकता है. नो. डैश इज स्पेशली सूटेड टू डिप्लीशन, डैश इज स्पेशली सूटेड टू माइनिंग, ऑयल वेल, क्वेरी, सैंडपिट, असेट्स ऑफ वेस्टिंग नेचर. डिप्लीशन मेथड, डिप्लीशन, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिलापिडेशन. डिप्लीशन. द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस. लाइबिलिटी का अकाउंट या इनकम का अकाउंट खोज लो. दे हैव द क्रेडिट बैलेंसेस. प्लांट एंड इक्विपमेंट नो. लोन यस. परचेज नो. नन ऑफ द अबव. लोन इज ए चॉइस. लोन लाइबिलिटी होती है. अब आप ये भी बोल सकते हो सर लोन दिया हुआ हो तो असेट हो जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस. हाँ, तो सर फिर आपने क्यों लाइबिलिटी बोला? वाई क्रेडिट बैलेंस लोन? लोन खाली लोन लिखा हो ना तो लोन लिए हुए को बोलते हैं. लोन टेकन को लोन बोलते हैं. तो सर दिया हुआ लोन को क्या लोन नहीं बोलते? बोलते हैं, पर खाली लोन लिखा हुआ को लोन लाइबिलिटी माना जाता है. आई हैव ए लोन ऑफ 10 लाख, इट्स ए लोन लाइबिलिटी. नेक्स्ट. बट सर वैग तो हुआ ना क्वेश्चन थोड़ा सा. यस, बट फिर भी खाली लोन इज लोन लाइबिलिटी. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एस्टिमेट द कैपिटल ऑन 31/3/17. ओपनिंग कैपिटल 410, ड्रॉइंग 40 माइनस कर दो, प्रॉफिट 50 ऐड कर दो, तो 410 माइनस 40 प्लस 50 4,20,000. अब ये क्वेश्चन सीए में, इंटरमीडिएट में अगर एमसीक्यू में रहेगा तो शर्म तो आएगी ना बेटा. हाँ सर, शर्मा लो थोड़ा सा, मुंह नीचे करके पढ़ लो. हाँ आगे चलते हैं बेटा. सर ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, श्योर नहीं आएगा. A and B purchased a piece of land for 30, sold it for 60. 30 is the profit in 2016. Originally A had contributed 12, B 8. The profit of the venture will be 30,000. 30 का माल 60 में बिका. कौन कितना कंट्रीब्यूशन किया है उसे क्या मतलब है? 30,000 is the profit. Next question. AB Limited has signed a contract 31st December 17. Total revenue was estimated at 15 crore. Total cost is 20 crore. No work began. Is the contractor required to give any accounting effect? Yes, provision बनाना पड़ेगा 5 करोड़ रुपया का. भले कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं हुआ हो, लॉस हैज टू बी रिकॉर्डेड. बिकॉज अगर आपको लग रहा है योर कॉस्ट विल गो टू एक्सीड द रेवेन्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से लॉसेस मस्ट बी प्रोवाइडेड. देख लिखा है रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 5 करोड़, प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़. नो एंट्री, नन ऑफ द अबव. चॉइस नो एंट्री और रिकॉग्नाइज द एक्सपेक्टेड लॉस के बीच में होना चाहिए, बट नो एंट्री इज अ रॉन्ग चॉइस. भले काम चालू हुआ हो या काम चालू नहीं हुआ हो, लॉस तो लिखना ही पड़ेगा. Which of the following item does not match with receipt and payment account? It is summarized cash book, yes. Transactions are recorded on cash basis, yes. It records revenue transactions only, no.
कैपिटल रिसीट पेमेंट भी इसी में आता है. इट सर्व्स द पर्पज ऑफ ए रियल अकाउंट. यस. सी इज रॉन्ग. सी को टिक लगा दो, बाकी सब मैच करता है. 39. Which of the following are not the basic features of joint venture? Profit or loss is shared between co-venturer. Yes. The co-venturers may or may not contribute initial capital. Maybe. The JV is dissolved when the purpose is over. Yes. All the above. Yes. All of the above को टिक लगा दो. अब देखो सभी में यस 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 हो रहा था, इसीलिए बोलता हूं पढ़ना जरूरी है. सारे चॉइसेस को पढ़ना जरूरी है. सभी में यस 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 हो रहा था. अब सभी में यस हुआ तो ऑल ऑफ द अबव बड़ा यस बन गया. एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस. इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट को बोलते हैं. इंस्टॉलमेंट नो, डाउन पेमेंट नो, कैपिटल वैल्यू नो, इंटरेस्ट. सी. Which of the following is revenue expenditure? Consumable stores? Yes. Taxes and legal expenses? Yes. Rent of the building? Yes. All of the above. Tick. All of the above. Tick. AS9 is related to revenue recognition. First choice. The person to whom the bill is endorsed. To whom? Endorsee. Endorser जो endorse करता है, जिसको मिलता है वो endorsee. Endorsee. नाम दिया ना? हाँ, टिक लगा दो. Which of the following are features of income and expenditure? It is nominal. Yes. All capital incomes and expenses are excluded. Yes. Yes. Profit on sale of asset is credited. Yes. All of the above. All of the above में टिक लगा दो. Next. The debts which are not bad, they are good. They may be doubtful also. अब बताओ. None of the above. The debts which are not bad, they may be good, they may be doubtful. But अगर एक चॉइस करना हो, एक, the debt which are not bad are good. Not bad is always good. तो अब good और doubtful में चॉइस हो गया. Bad is तो anyway bad. But still, if you want to search the answer, the debt which is not bad is good. आइए. A transaction without immediate cash settlement is credit transaction. जिसमें कैश सेटलमेंट नहीं होगा, क्रेडिट बोलेंगे. अब देखो, कैश, क्रेडिट, डेफर्ड ट्रांजैक्शन और नन ऑफ द अबव. डेफर्ड ट्रांजैक्शन भी हो सकता है. डेफर्ड पेमेंट बेसिस में भी तुरंत कैश पेमेंट नहीं होता है. नॉट इमीडिएट कैश सेटलमेंट, डेफर्ड भी हो सकता है. बट अगेन, क्रेडिट और डेफर्ड में एक चॉइस करना हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नो कैश इज क्रेडिट. सर डेफर्ड बोलते किसको है? वही तुरंत पेमेंट नहीं करके धीरे धीरे बाद में पेमेंट कर देंगे. तो सर डेफर्ड क्रेडिट भी तो क्रेडिट ही हो ना. हाँ, तो आप बोलो ना डेफर्ड और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक चॉइस करना हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज ए बेटर चॉइस. आगे, डैश लायबिलिटीज रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर्स इक्विटी. That is all those amount which are entitled to the proprietor. They are called external liability, internal liability, debenture, none of the above. They should be internal liabilities. Internal पे टिक लगा दो. Goods are transferred from department X to Y at a price so as to include a profit of 1/3 on cost. तो 1/4 on the selling price. If the value of closing stock with department Y इज 48,000, तो ये सेलिंग प्राइस पे होगा ना. जिसने माल बेचा उसका सेलिंग प्राइस होगा, सामने वाले का कॉस्ट होता है. ऐसे भी जब मैं आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था
कि जो जीपी रेशियो होता है वो सेलिंग प्राइस पे होता है और दैट मल्टीप्लाइड बाई स्टॉक होता है टू फाइंड दी स्टॉक रिजर्व। तो 1/3 ऑन कॉस्ट को 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस पकड़ लो। 3 रुपया कॉस्ट, 1 रुपया प्रॉफिट, 4 रुपया सेलिंग प्राइस, 12,000, 1/4 ऑन द 48,000 is 12,000. That is the answer. 49. Bad debt recovered of 1,000 will be credited to bad debt account? No. Credited to debtors personal? No. Creditors personal? No. Credited to bad debt recovery account? Yes. Then it goes to P&L. It's an income. Which of the following purpose is served by preparing the trial balance? To check the arithmetical accuracy? Yes. To ascertain the balances of any ledger? Yes. To facilitate the preparation of final accounts promptly? Yes. All of the above? Yes, all of the above. I'm with this. Next. Dash contains the transaction relating to goods that are returned by us to our creditors. Okay. हम लोग परचेज किए हैं और वापस किए, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है क्योंकि माल रिटर्न होके बाहर जाता है, तो रिटर्न आउटवर्ड। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश कॉन्सेप्ट इज दैट बिजनेस इज अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड। गोइंग कंसर्न, चॉइस में है आराम से। गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, नन ऑफ द अबव, गोइंग कंसर्न। फिफ्टी 50% आज करते हैं आज, बाकी 50% नेक्स्ट क्लास में। बहुत लंबा इस तरह का ज्यादा कर लेने से थोड़ा सा थक जाएगा आदमी, बोरिंग टाइप का भी हो जाता है, बट रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। कैपिटल प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? यस यस, कैपिटल प्रॉफिट है वो। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स? यस। प्रॉफिट मेड ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड? ऑल ऑफ द अबव, टिक। Which of the following cannot be detected by trial balance? Error of ये repeat question। कौन सा वाला क्वेश्चन था बोलो तो पहले? था तो सही। (32) नंबर क्वेश्चन वापस से आया 54 बन के। ऑल ऑफ द अबव। उसमें चॉइसेस बदल गए थोड़े से। ट्रायल बैलेंस किस तरह का आंसर वो बता पाएगा? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, आप कुछ नहीं पता कर सकते उससे। द कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लोजिंग डाउन? गोइंग कंसर्न। सिमिलर टाइप ऑफ चॉइस का क्वेश्चन पहले भी आया था। गोइंग कंसर्न अगर है तो टिक लगा दो। इन हायर परचेज सिस्टम, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द वेंडर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, नन ऑफ द। क्यों? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। जितना पैसा बाकी है लोन का, उसी के ऊपर इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई होता है। इफ रेट इज गिवन देन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस की बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। इंटरेस्ट इनटू लोन अमाउंट इज द इंटरेस्ट रेट इनटू लोन अमाउंट इज द इंटरेस्ट अमाउंट। पेन गिर गया, मैं पेन उठाता हूं। 57. Goods are transferred from A to B. 33.33, 1/3 on cost, 1/4 on selling price. Closing stock 36,000 है। स्टॉक रिजर्व बताओ 9,000। सिमिलर सम थोड़ी देर पहले बनाए थे। बैड डेट रिकवर्ड 750, इट विल बी क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। सेम सम पहले भी बनाए थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जर्नल फंक्शन. ओके, फंक्शन ऑफ जर्नल एकदम 11th-12th का क्वेश्चन. एनालिटिकल, रिकॉर्डिंग, हिस्टोरिक. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ जर्नल. एनालिटिकल यस, रिकॉर्डिंग यस, हिस्टोरिकल yes, all of the above is the answer. The outflow of funds to acquire the asset that will benefit the business for more than one accounting period, that is capital expenditure. C is the choice. 61. The cost of fixed asset of a business has to be written off over its natural life, accounting life, फिजिकल लाइफ, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ इज द प्रॉपर चॉइस. मैं आपको इस पे एक बात याद दिलाता हूं. देखिए क्या होता है, कई बार कोई बंदा एक मोबाइल फोन 50,000 में खरीदता है. मैंने S10 में आपको पढ़ाया था, 50,000 में खरीदता है और वो असेस करता है कि इस मोबाइल की लाइफ कम से कम भी 5 साल चलेगा ये, तो 5 साल में राइट ऑफ करता है. लेकिन और एक बंदा है वो हर 3 साल में मोबाइल रिप्लेस करके नया मोबाइल खरीदता है, तो वो मोबाइल को डिप्रीशिएट 3 साल में करेगा. उसके लिए मोबाइल का इकोनॉमिक लाइफ 3 साल है. तो मोबाइल का नेचुरल लाइफ में बी समथिंग डिफरेंट, बट फॉर मी इट्स इकोनॉमिक लाइफ कैन बी 5 years, फॉर समबडी एल्स इट कैन बी 3 years, एंड नोबडी इज रॉन्ग. जो 3 साल में मोबाइल को रिप्लेस कर देगा उसका स्क्रैप थोड़ा ज्यादा होगा, अकॉर्डिंगली उसका डिप्रिसिएशन निकलेगा. जो 5 साल बाद मोबाइल को फेंकेगा उसका स्क्रैप बहुत कम होगा, अकॉर्डिंगली उसका भी डिप्रिसिएशन निकलेगा. दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं. किसी के लिए इकोनॉमिक लाइफ कुछ और किसी और के लिए इकोनॉमिक लाइफ कुछ और हो सकता है. टोटल क्वेश्चंस है 136. यस, आधा होता है 68. 62 में मैं पहुंच गया हूं. आज खाली 68 तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी. थोड़ा सा अजीब टाइप के क्वेश्चन आंसर्स है ना, तो मुझे आधा आधा करके कराने दो. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू रिसीट्स? नो. ओनली कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट? नो. Only revenue receipts and payments? No. Both the revenue and capital receipts and payments? Yes. Fourth one is the correct answer. Next. Excess of minimum rent over royalty. माल ज्यादा पैदा नहीं कर पाए, रेंट ज्यादा देना पड़ा, शॉर्ट वर्किंग हुआ. शॉर्ट वर्किंग इज द आंसर. Excess of minimum rent over royalty is short working. If any transaction is not recorded in the primary books, the same is recorded where? सेल बुक, परचेज बुक, कैश बुक वगैरह को प्राइमरी बुक्स बोलते हैं. अगर प्राइमरी बुक्स में किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो जर्नल प्रॉपर इज द प्लेस. परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक को भी प्राइमरी बुक्स ही बोलते हैं. सेल और सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न एक ही जैसा चीज है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस? नॉट अ फीचर, नॉट अ फीचर. इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस? ट्रू. इट डज नॉट प्रूव arithmetical accuracy which can be determined by audit? मान सकता हूं. It is not an account, it's a statement. True. B be true, huh? All the transactions are primarily recorded in this book, hence it is primary book of entry. फालतू बात. D is the फालतू बात. D में टिक लगाओ. बाकी तीनों ट्रायल बैलेंस के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो. इंटेलिजेंट टाइप का चॉइस बनाया नहीं. देख, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर लिखते हैं. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव नहीं करता, चेक करता है बट प्रूव नहीं करता, क्योंकि
ट्रायल टैली होने के बाद भी गलतियां हो सकती हैं। अकाउंट नहीं है मानता हूं, लेकिन ये तो प्राइमरी बुक्स तो है ही नहीं भाई, ये तो सब एंट्री उंट्री होने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। द पर्सन इन फेवर ऑफ होम द बिल इज इंडोर्स्ड, ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। एंडोर्सी, अब देखो मैंने आपको बोला था ना, एक ही क्वेश्चन कई बार इसमें टाइप हो गए हैं। ज्यादा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में क्या जरूरी 136 क्वेश्चन बनाए जाएं? 100 क्वेश्चन बना के भी एमसीक्यू का बुकलेट बनाया जा सकता था, पर यहां तो होड़ लगी है। मैंने 136 बना के दिए, मैंने 180, मैंने 300 सम सॉल्व कराए। अरे सेम 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 300 क्वेश्चन बना के क्या फायदा है? बट आई कांट हेल्प, आई एम सॉरी। 67, which of the following is or are the basic feature of joint venture? Profit is shared by co-venturers, yes. Co-venturers में ये पढ़े थे ये भी तो। JV is dissolved when the purpose is over, yes. All of the above, tick all of the above. Same sum दोबारा। The following account has a credit balance. Credit balance, plant and equipment no, debit होता है। Purchase return credit, परचेज का रिटर्न है ना उल्टा, परचेज हैज डेबिट बैलेंस, परचेज रिटर्न हैज क्रेडिट बैलेंस, ट्रू। परचेज तो डेबिट होता है, नन ऑफ देम, एक तो है मेरे पास। अच्छा एक दो क्वेश्चन और बनाता हूं, 70 में बंद कर देते हैं। चलो 70 में श्योर। सेल्स 360, परचेज 320, ओपनिंग स्टॉक 68, जीपी 20% ऑन कॉस्ट। अच्छा 20% ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 1/6 ऑन सेल। 5 रुपए में खरीदोगे, 1 का प्रॉफिट तो 6 में बेचोगे। छोटा सा ट्रेडिंग बना लो। ओपनिंग स्टॉक 68, परचेज 320, सेल 360, जीपी इसका 1/6, 1/5 ऑन कॉस्ट तो सेल का 1/6, तो जीपी हो गया 60, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 68 प्लस 320 प्लस 60 माइनस 360, 88 आया मेरा भाई। बाप रे, आंसर ही नहीं 88। तो एक बार रुक जाओ, मेरे को चेक कर लेने दो। ठीक लिखा मैंने, ठीक लिखा मैंने, 88। नन ऑफ द अबव इज द आंसर। चलो ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जिसमें आंसर नहीं मिला, अच्छा लगा। AS1, as per AS1, which of the following is not a fundamental accounting assumption? Going concern, consistency and accrual are fundamental accounting assumption. Conservatism is not. Going concern, consistency, accrual नीचे दिया हुआ है। तो 70 questions we did today. Rest somewhere on some other day. आज के लिए रेस्ट लेते हैं, कोई और दिन करते हैं। थैंक यू।